नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे सी-टेट जनवरी की क्लास की बात करेंगे, एग्ज़ाम फ़तह की बात करेंगे, जिसमें हम सीडीपी बाल विकास एमसीक्यूज लेकर आए हैं। जहां पे सीडीपी की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। 30 में से 30 के जो है प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। डेली हमारी यह 11:30 में क्लास होगी। 11:30 में क्लास आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ 7 PM में आपकी ईवीएस की क्लास होने वाली है। तो ईवीएस 7 PM में लाइव क्लास जुड़िएगा और 11:30 में आपकी जो है सीडीपी की लाइव क्लास होने वाली है। तो ये 2 क्लास आपकी फ़िक्स हो चुकी हैं। तो दोनों टाइम पे आपको आना है और सी-टेट एग्ज़ाम को फ़तह करना है। इस बार 101% फ़तह करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सभी प्यारे मित्र कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सी-टेट एग्ज़ाम को फ़तह करना। साथियों, पहला प्रश्न है, किसने सामूहिक अचेतन कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय दिया था? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस का संप्रत्यय किसने दिया था? आपके 4 ऑप्शंस है, यूंग, फ्रायड, एडलर या सलीवन। 4 में से कौन सा ऑप्शन आपका सही दिया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? यूंग। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। यूंग ने फ्रायड के अचेतन के विचार को बढ़ाया और फ्रायड ने अचेतन को किसी के व्यक्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा माना। तो यूंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विचलन सामूहिक अचेतन के विचार का प्रस्ताव रखा इन्होंने, जो सभी मनुष्यों द्वारा साझा किया गया एक अचेतन होता है। तो किसके द्वारा किया गया? यूंग के द्वारा किया गया। नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ ही आपका दोस्तों अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? जी हाँ साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है 1947, 1920, 1940 या 1900। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। जी हाँ साथियों, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जब भी उत्पत्ति की बात की जाती है तो एक ही आता है और वह वर्ष दोस्तों 1900। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 19 की बात करते हैं, 1900 की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? देखिए ये टॉपिक समझ लेना, आनुवंशिकी या आनुवंशिकता संबंधी कारक। जी हाँ दोस्तों, आनुवंशिकता संबंधी कारक है आंखों का रंग। ये सी-टेट में आया हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ये सी-टेट 2023 और 22 दोनों में आया हुआ प्रश्न था कि इनमें से कौन सा जो है आनुवंशिकी संबंधी कारक होगा। देखिए, आनुवंशिकता वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा बच्चे को सभी लक्षण अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से मिलते हैं, उसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकता संबंधी कारक क्या होगा? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह प्रति अभिवृत्ति या चिंतन पैटर्न। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब भी आनुवंशिकता संबंधी कारक हमने बता दिया कि माता पिता से आनुवंशिक रूप में मिलते हैं और वह होता है आँखों का रंग। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, वह कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? ये भी आपके सी-टेट में आया हुआ प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, कौन सी समझ को प्रदर्शित कर रहा है? अहम केंद्रित, कार्य कारण, विपर्यय चिंतन या प्रतीकात्मक विचार की बात करेंगे। 4 ऑप्शंस दिए गए। 4 ऑप्शंस में जो आपका सही है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो कोई बच्चा कहे कि धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो उसने देखा होगा, यह प्रक्रिया उसने देखी होगी, अर्थात कार्य करने की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न, है विकास जो होता है कैसा परिवर्तन होता है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक या नकारात्मक? विकास कैसा परिवर्तन है? तो आप सभी लोग जानते हैं विकास जो होता है एक आपका
गुणात्मक परिवर्तन के रूप में आ जाता है। कई बार टीटी एग्जाम में पूछा भी आ गया है, तो ये आपके गुणात्मक में आता है, क्योंकि बाल विकास या बच्चे का विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के उनमें जैविक बौद्धिक परिवर्तनों को कहा जाता है, इसलिए गुणात्मक इज द राइट आंसर। इसके बाद है दोस्तों आपका अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? प्रश्न बिल्कुल साफ सुथरा दिया गया है। प्रश्न क्या है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता के स्वायत्त की ओर अग्रसर होता है, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। देखिए, सभी लोग जानते हैं जब भी विकास का जिक्र होता है तो हम एक जानते हैं कि विकास का जो क्रम होता है वह दोस्तों क्या होता है? क्रमिक होता है। विकास का सापेक्ष रूप से क्या होता है? वह आपका क्रमिक होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर जो दिया गया है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं किसके विकास का अर्थ है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति? सभी कमेंट कीजिए। दोस्तों, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं इसके विकास का अर्थ पूछा जा रहा है, और कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा भी गया है, और ये कहलाता है दोस्तों अभिव्यक्ति। सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, लगभग दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझ भी लेना है इन सभी प्रश्नों को। एक एक प्रश्न दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, एक एक आपका क्वेश्चन का ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। यदि विद्यार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। यदि विद्यार्थी बालक बालिका पाठ के दौरान लगातार गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। यह आपका अगला ऑप्शंस कह रहा है कि गलतियां करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में बाहर खड़ा कर देना चाहिए, तो प्रचार से बात करना, बाहर खड़े कर देना, ये दोनों आपके निगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन आता है? जो दूसरा दिया गया है कि पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना, ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा, तो हमारा बचता है पहला ऑप्शन। ठीक है, तो यदि शिक्षार्थी के पाठ के दौरान लगातार गलती कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। सभी ऑप्शनों में देखा हमने तो पहला ऑप्शन हमने सही पाया और सटीक पाया। अगला प्रश्न, एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या सभी के? देखिए, एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के, देखिए अपनी अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कोई रुचि में भिन्नता होगी, सीखने में विभिन्नताएं होती हैं, चरित्र में विभिन्नताएं होती हैं। सभी एक समान तो बच्चे होते नहीं, ना ही सभी एक समान मनुष्य होते हैं। तो एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र ये सभी हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, बिल्कुल सही बात है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, ये भी सही बात है। विशेष व समान बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, ये भी सही बात है। तो समायोजन शिक्षा के मुख्य कार्य आपके तीनों हो जाएंगे, अर्थात उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन दिया गया है इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है तो बच्चा क्या होगा? समझ लीजिए 91 से अगर 109 दिया गया है तो सभी लोग जानते हैं वह क्या हो सकता है? सामान्य बुद्धि का ही लेवल है। और आपको पता है बुद्धि से 2-3 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, नॉर्मल पूछा जा रहा हूँ, और पूरे 150 में देखा जाए तो 3 से 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये एमसीक्यूज के साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज भी हम क्वेश्चंस करेंगे कि जैसे आपके अवस्थाएं हो गई, बाल विकास की तीनों अवस्थाएं हो गई, बुद्धि से संबंधित हो गया, मनोविज्ञान के सिद्धांतों से संबंधित हो गया, सभी मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के क्वेश्चंस हो गए, सारे हम करने वाले हैं।
सब एक ही छत के नीचे आपको मिलने वाला है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्राक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? प्राक मतलब होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे जी की। और जीन पियाजे जी के इसके पहले मैंने वीडियो बना चुका है जिसमें पूरा डिटेल और क्वेश्चंस भी बात किया है, तो वीडियो वो क्लास जरूर अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था कहलाती है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन शिक्षण कुशलता टीचिंग स्किल से संबंधित होता है? तो टीचिंग स्किल से देखिए, श्याम पट पर लिखना ये भी कोई टीचिंग स्किल्स ही होती है। प्रश्नों को हल करना ये भी एक स्किल्स है, और प्रश्न पूछना ये भी एक स्किल्स है। तो शिक्षण कुशलता, ये भी ध्यान देना कौन सी स्किल्स की बात कर रहे हैं। शिक्षण कुशलता या टीचिंग स्किल्स से संबंधित हमारा ये सभी हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, सभी कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद होना चाहिए। देखिए, बालक बालिका जो सीखते हैं उसमें भी कुछ कमियां रहती हैं, रिक्तियां हो जाती हैं। उसके निदान के बाद क्या होना चाहिए? उसके निदान के बाद होना चाहिए। देखिए, उसके निदान में क्या है, समुचित उपचारात्मक कार्य के बाद होना चाहिए। उनके निदान किस प्रकार होना चाहिए? पहले समुचित उपचारात्मक कार्य किया जाए, इसके बाद उस पर निदान होने चाहिए। जो बच्चे जो हैं सीखने में जो उनमें रिक्तियां रह जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से होता है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से होगा? देखिए, मैकडूगल की बात करते हैं तो मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, जो 14 में से कोई भी पूछी जा सकती हैं। और यहाँ पे मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का जिक्र हुआ है, तो जिज्ञासा का संवेग हमारा हो जाता है, संबंध आश्चर्य से हो जाता है। किससे हो जाएगा? आश्चर्य इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था कहलाती है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे बोला जाता है, जो हमारे 11 वर्ष के बाद की अवस्था कहलाती है। प्रथम अवस्था 0 से 2 वर्ष संवेदी कामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। 2 से 7 प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 जो कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और चौथी है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया। तो अधिगम के पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अधिगम के पुनरावृत्ति का सिद्धांत सभी लोग कमेंट कीजिए। अधिगम के पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है सिलर ने, कैंपस ने, पैट्रिक पॉलर ने या स्टेनले हॉल ने? सभी कमेंट कीजिएगा। अधिगम के पुनरावृत्ति का सिद्धांत, देखिए पुनरावृत्ति मतलब त्रुटियों से संबंधित हो जाता है। और त्रुटि मतलब पुनरावृत्ति किस में बात की जाती है? तो कई बार आपने समझा होगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत जब भी हम करते हैं तो अर्नेस्ट हेक्ले की बात की जाती है। लेकिन जब ऑप्शंस में आपके अर्नेस्ट हेक्ले जी नहीं हैं तो फिर आपका कौन सा ऑप्शन चयन करेंगे? देखिए, पुनरावृत्ति सिद्धांत की अगर बात करें तो यह प्रत्येक जीव अपने भ्रूणी परिवर्धन में ऐसी सभी प्रवस्था से गुजरता है जिन अवस्थाओं में कभी उनके पूर्वज धीरे धीरे विकसित हुए होंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। पैट्रिक ईपी पॉलाओ की बात करेंगे। ये C-TET में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लेना है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती हैं और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं। यानी एक अध्यापिका क्षेत्र भ्रमण पर बच्चों को ले जाती हैं और वहीं पर फिर चर्चा करती हैं वापस लौटने पर कि हमने जो वहाँ पे क्षेत्र भ्रमण किया, क्या देखा, क्या समझा। तो ये किस ओर संकेत कर रहा है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए सीखना, आकलन का सीखना या सीखने का आकलन? तो किसके हो जाएगा?
इज द राइट आंसर हमारा सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो दिया गया है सीखने के लिए आकलन हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल होता है? तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन यहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा? तो प्रारंभिक जो बचपन हमारा कहलाता है वह हमारा अति संवेदनशील होता है। सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है क्या होता है? वह अति संवेदनशील अवस्था कहलाती है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होती है? तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ अध्यापक होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है? उनकी विशेषता वह होती है कि वह दोस्तों संवेदन या संवेदनात्मक रूप से क्या होते हैं? संतुलित होते हैं। मानसिक रूप से जो स्वस्थ अध्यापक होंगे उनकी यह विशेषता होती है कि वे क्या होते हैं? संवेदनात्मक रूप से क्या होते हैं? संतुलित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सभी लोग समझ गए हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल होता है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विकास के साथ परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में जो हमारा होता है वह रूप भी होता है, दर भी होता है, अनुक्रम भी होता है, अर्थात ये सभी होते हैं। और ये सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दोस्तों दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, कोई भी छात्र बच्चा ऐसा प्रश्न पूछ लेता है जिसका जवाब शिक्षक नहीं दे पाते, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो इस प्रकार के प्रश्न अवश्य सी-टेट में पूछे जाते हैं। तो शिक्षक द्वारा जो है इस प्रश्न की उत्तर जो है प्रतिक्रिया जो होगी वह यही होना चाहिए कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर जो है बाद में समझकर देना चाहिए। उत्तर अवश्य देना चाहिए, बाद में आप समझकर दे सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न जो आप सभी लोग जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ये सी-टेट टी लगभग सभी शिक्षक भर्ती में लगभग दोस्तों 90% ये प्रश्न पूछा जाता है, रिपीट होता है और पूछा भी गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं रोसा स्याही दब्बत, टीएटी परीक्षण, शब्द साहचर परीक्षण, ये व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण है। 16 पीएफ परीक्षण जो डी ऑप्शन में दिया गया, तो 16 पीएफ जो टेस्ट होता है, ये जो परीक्षण होता है, ये हमारा व्यक्तित्व 16 क्या होते हैं? व्यक्तित्व कारक होते हैं। और ये 16 व्यक्तित्व लक्षणों के एक मजबूत विश्वसनीय माप होता है। और इसमें उन लोगों को चुनना या विकसित करने और प्रेरित करने के लिए किया जाता है जो संगठनों को फलते फूलते हैं। तो मनोविज्ञान का 16 पीएफ परीक्षण ये व्यक्तित्व कारक कहा जाता है, ना कि व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण। ये कारक है, ना कि परीक्षण है। ये कौन सा कहलाता है? स्व रिपोर्ट व्यक्तित्व परीक्षण। क्या हो जाएगा यह? इसे ये भी कह सकते हैं स्व रिपोर्ट व्यक्तित्व परीक्षण। तो रोसा स्याही, टीएटी, शब्दसर साक्षर, ये तीनों व्यक्तित्व की प्रक्षेपी परीक्षण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता ये अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है। देखिए दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता भी अनुमान लगाएं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, तो यह एक किस प्रकार का गुण होगा? देखिए सकारात्मक गुण की बात की जा रही है, तो सकारात्मक गुण की बात की जा रही मतलब सभी लोग सुनेंगे परिवेश का प्रभाव की बात कर रहे हैं। क्या होगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि उन्होंने परिवेश अच्छा दिया, उस बच्चे का परिवेश अच्छा था, तो परिवेश के प्रभाव के कारण वे ऐसा कह पाते हैं, ऐसा बोल पाते हैं। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, ये किस अवस्था में होता है? तो बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में अगर स्वीकार करने लगें, मतलब हम मोटिवेशन मानते हैं कि हमें सचिन तेंदुलकर बनना है, विराट कोहली बनना है, क्रिकेट में जाना है, स्पोर्ट में जाना है, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम बनना है, हमारे जो होते हैं कि हमें ऐसा बनना है,
तो बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्न को आदर्श रूप में अगर स्वीकार कर लेते हैं, वह अवस्था हमारी कहलाती किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर हैं? तो शिक्षण के कितने चर होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना। शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं? 1 2 3 4। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, शिक्षण का पहला होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर में होता है शिक्षक। शिक्षकों को एक स्वतंत्र चर कहा जाता है क्योंकि जो अपनी इच्छा अनुसार संचालित किया जाता है। इस चर के हेरफेर से हम आश्रित चर में हेरफेर कर सकते हैं। तो शिक्षण के चर की अगर बात करें तो पहला हमारा आ जाता है स्वतंत्र चर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस प्रकार के सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक समझना है और फीडबैक करना है। स्वतंत्र चर की हमने बात किया। इसके साथ साथ दोस्तों जो हमने अदर टॉपिक की भी बात किया, तो सारी क्लास हमारी चल रही है, सारी क्लास हमने बता दिया है, ज्वाइन कीजिए। तो शिक्षण के पहला स्वतंत्र चर होता है, दूसरा होता है आश्रित चर। कौन सा होता है दोस्तों? दूसरा होता है आश्रित चर और तीसरा होता है आपका मध्यस्थ। और पहले हमने क्या बताया था? स्वतंत्र। ये 3 चर ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ। तो शिक्षण के आधार पर कितने चर होते हैं? 3 चर। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, विद्यालय में क्षेत्र रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? देखिए, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए जो उपागम होते हैं वह हमारा होता है वार्तालाप कौशल, परियोजना कार्य होता है, मौखिक प्रश्न होते हैं। लेकिन आपका बहुविकल्पी जो प्रश्न है यह विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए नहीं होते, क्योंकि रचनात्मक होता ही नहीं। इसमें 4 ऑप्शन देंगे, बस सही ऑप्शन बता दिया जाएगा। लेकिन जब वार्तालाप होगी उसमें रचनात्मक होती है, कोई परियोजना कार्य होगा उसमें होगा, मौखिक में भी थोड़ा एडिशनल बताया जाता है। लेकिन ऑप्शंस में क्या है? डायरेक्ट जो सही है वो ऑप्शन हमने किया, बस बढ़ गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न। दोस्तों, विद्यालयों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करेंगे? विद्यालय में क्या करना है? श्रम की स्फूर्ति का विकास करना है। तो विद्यालय में अगर श्रम की स्फूर्ति का विकास करना है, इसके लिए आपको समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना। और पेडागोजी बाल विकास में जहाँ भी अवसर शब्द देख लीजिए, समझ लीजिए यह पॉजिटिव ऑप्शन है, पॉजिटिव आपका क्वेश्चंस बन जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगला प्रश्न है व्यक्तित्व पर्सनालिटी स्थायी संयोजन क्या होता है? तो व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी स्थायी जो संयोजन होता है वह पर्यावरण के साथ भी होता है, जीवन के साथ भी होता है और प्रकृति के साथ भी होता है, अर्थात इन सभी के साथ होता है। तो जो डी ऑप्शन दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, प्रत्येक गृहिणी, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि किसके बीच होती है? तो हमने कई बार बताया कि 90 109 आएगा या 91 109 110 आएगा। ये हमारी क्या होती है? औसत बुद्धि या सामान्य बुद्धि की हम बात करते हैं। और बुद्धि से प्रश्न आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। बुद्धि के टॉपिक को भी हम क्लियर करेंगे। बुद्धि के टॉपिक जितने पॉसिबल हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगला है विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, विद्यालयों को जो है किसके लिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? 4 ऑप्शंस बेहतरीन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो विद्यालयों में जो है व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, ये समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने योग्य या अयोग्य है, इसके लिए करना चाहिए। ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा प्रत्येक प्रश्न को।
प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक प्रश्न संभावित आपके एग्जाम के दृष्टि है। देखिए, बालक का विकास किसका परिणाम होता है? तो बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यह सी-टेट दोस्तों 2018 से लगभग दोस्तों लगातार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यानी कि ये टॉपिक वंशानुक्रम वातावरण, ये टॉपिक ऐसा है, इस पर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? ये भी आपके सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है। जी हाँ, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार आरटी एक्ट 2009, इसमें जो अनिवार्य शब्द है, अनिवार्य शब्द का अर्थ इसमें पूछा गया है और 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी दिए गए हैं। तो अनिवार्य शब्द का हमारा अर्थ यहाँ पे हो जाता है कि उचित सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेलीग्राम से जुड़िएगा, फ्री में नोट्स और पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? देखिए, खेल जो होता है, खेल के माध्यम से बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होता है, भाषण के माध्यम से भी होता है और कहानी लेखन के माध्यम से होता है, लेकिन निर्माण संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, इसके माध्यम से बच्चे में सृजनात्मकता का विकास नहीं होता। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है? देखिए, विद्यार्थियों को, बालक बालिकाओं को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित होता है क्योंकि यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास इससे होता है। विद्यालय में बच्चे खेलने से होगा क्योंकि बच्चे सहयोग, मतलब बच्चे एकजुट होकर खेलते हैं, टीम और समूह बना के खेलते हैं, तो एक समूह भावना का विकास होता है। और खेलेंगे, शरीर की क्रिया होती है तो शारीरिक संतुलन का भी विकास होता है। तो दोनों चीज़ें आपके विद्यालय में खेलना इसलिए उचित माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न कि परिवार एक साधन होता है। परिवार एक साधन है, किस प्रकार का साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का या गैर औपचारिक शिक्षा का? तो परिवार एक साधन है। तो परिवार एक कौन सा साधन हो जाता है? आपके अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन होता है। अनौपचारिक शिक्षा को अधिगम के उस रूप में देखा जा सकता है जो दैनिक जीवन में चलता है, या अधिगम की परियोजनाओं जो हम स्वयं के लिए शुरू करते हैं। इसलिए अनौपचारिक शिक्षा परिवार का एक साधन किस प्रकार का हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा का हो जाएगा। कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि अपने बातचीत सुना होगा, पहले बोला जाता था कि बच्चे की अनौपचारिक शिक्षा नहीं मिली, इसलिए बच्चा ऐसा उद्दंड है, ऐसे बातें करता है, ऐसे इसका स्वभाव है। तो अनौपचारिक शिक्षा मतलब वे कहाँ से मिलती है? माता पिता, परिवार, जहाँ बच्चा रह रहा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के अध्ययन से होता है, मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से होता है, सीखने के तरीकों के अध्ययन से होता है, लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन, यह शिक्षा मनोविज्ञान का संचार माध्यम से कोई संबंध नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके साथ दोस्तों बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की, जो कि इंटरेस्टेड प्रश्न है। प्रश्न दिया गया है कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि? देखिए, बधिर बच्चा है, वो भी माध्यमिक विद्यालय में। बधिर बच्चा मतलब जिस बच्चे को, श्रवण बाधित बच्चा, जिसको सुनाई न देता हो। और 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर दिए रहेंगे और ये सी-टेट में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। देखिए, बधिर अगर बच्चा है, उसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वह शिक्षिका के ओंठ और चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके, क्योंकि जो बच्चा सुन नहीं पाता है, वह बच्चा आपके ओंठों से पढ़ता है, आपके चेहरे के भाव से समझता है कि शिक्षिका या टीचर क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है। इसलिए ये उस स्थान पर बैठाएं जहां आपका चेहरा देख सके, फेस देख सके, ओंठ देख सके, आपके हाव भाव देख सके, क्योंकि इन्हीं से बच्चा, जो बधिर बच्चा होता है, वह समझ पाता है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, संवेग क्या होता है? संवेग देखिए, उत्तेजना या भाव में परिवर्तन होता है। अगर आपके या बच्चे के अंदर उत्तेजना में परिवर्तन आए, उसके भाव में परिवर्तन आए, मतलब संवेग हुआ है, संवेग में परिवर्तन हुआ है। इसके बाद अगला आपका 40 क्वेश्चन है।
40 क्वेश्चंस का यह प्रश्न पूछा गया है कि फ्राइड के अनुसार इनमें से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। जननांग मतलब सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। किस अवस्था में जो है ध्यान बच्चों का जाता है, और वह दोस्तों होती है लैंगिक अवस्था, अकॉर्डिंग टू फ्राइड। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन हमने फर्स्ट एमसीक्यूज में कंप्लीट कर लिया है, और आप सभी के लिए एक मॉक क्वेश्चन दिया जा रहा है। इस मॉक क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है, प्रकृति अवलोकन है, साहित्यिक अध्ययन है, टेलीविज़न है या खेलकूद है। तो डेली आपकी दोस्तों 11:30 में 11:30 बजे दोस्तों लाइव क्लास होगी। इसके साथ 7 PM में ईवीएस की लाइव क्लास होने वाली, 2 क्लास आपकी फिक्स हो चुकी है। तो बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत जो साधन होता है वह कौन सा होता है, ये आपको आंसर कमेंट करके बताना है। आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम क्लियर कर देंगे। बाकी सभी क्लास देखते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, सीटेट एग्ज़ाम को फतह कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।